हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के लिए संविधान के बहुत ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये जो प्रश्न है वो आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। और आपको बता दें कि जितने भी साथियों ने यदि जो हमारी यानी पिछली वीडियो नहीं देखी है यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की, तो आपके यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर आप यानी इस वीडियो को यानी भी देखिए, क्योंकि ये यानी जितनी भी वीडियो यूपीएसआई की वो सभी वीडियो यानी आप देखिए, क्योंकि ये यानी बहुत ही अच्छी वीडियो हैं। तो आप यानी ज़रूर देखिए, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहेगी। इसलिए आप यानी सभी इन प्रश्नों को ज़रूर देखें। और आपको बता दें कि हम साथ के साथ प्रश्नों में जो और प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न बताने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। तो इसलिए आप पेन और नोटों के साथ लेके बैठे, जिससे आप उन्हें लिखते भी जाएं। और यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको यानी इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। अब पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के प्रमुख के रूप में माना गया है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के प्रमुख के रूप में माना गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री को माना गया है। किसको माना गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री को यानी क्या माना गया है? प्रमुख माना गया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री भारत सरकार की कार्यपालिका का नेता होता है। कौन होता है? कार्यपालिका का नेता होता है। कौन? आपको बता दें कि भारत की जो कार्यपालिका है उसके प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो नेता होता है। कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री सरकार की कार्यपालिका के कौन होते हैं? तो नेता होते हैं। प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल या सचिवालय का स्कंद नहीं है? ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी नागरिक या ऑप्शन डी सूचना। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा, वो आपका सही होगा, ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंद नहीं है? तो क्या नहीं है? प्रौद्योगिकी नहीं है। मंत्रिमंडल के 3 स्कंद हैं। कितने? 3 स्कंद हैं। सिविल स्कंद, उसके अलावा सैन्य, उसके अलावा आपका है सिविल, सैन्य और आसूचना। क्या? आसूचना। ये क्या है? तो ये इसके 3 यानी स्कंद है। किसके? तो मंत्रिमंडल के, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल को परामर्श और सहायता उपलब्ध कराते हैं। क्या कराते हैं? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल को क्या करते हैं? परामर्श और सहायता उपलब्ध कराता है। सहायता उपलब्ध कराता है। किसके? तो आपके ये मंत्रिमंडल सचिवालय के यानी 3 स्कंद हैं, सिविल, सैन्य और आसूचना, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल को परामर्श और सहायता उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन
प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए नीति आयोग का उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी सबसे वरिष्ठ सेना प्रमुख, या ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और आपको बता दें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई। कब स्थापना की गई? तो 2005 में स्थापना की गई। किसकी? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की। और उसके अलावा आपको बता दें कि जो ये प्राधिकरण भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एजेंसी है। क्या है? तो ये जो प्राधिकरण है ये किसकी है? तो गृह मंत्रालय की एजेंसी है। किसकी एजेंसी है? तो गृह मंत्रालय की एजेंसी है जिसका काम प्राकृतिक आपदाओं प्राकृतिक आपदाओं या मानव निर्मित आपदाओं के आने पर किए जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करना। किसमें? आपदाओं में किए जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करना और उनसे लड़ने के लिए क्षमता निर्माण करना। क्या? उनसे लड़ने के लिए क्षमता निर्माण करना। क्या करना? उनसे लड़ने के लिए क्षमता निर्माण करना। ये जो आपका आपदा प्रबंधन मंत्रालय की स्थापना 2005 में की गई और ये किसके अंडर आता है? तो गृह मंत्रालय के अंडर आता है। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि जो भारत सरकार यानी भारत में जैसे प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदाओं के आने पर किए जाने वाले कार्यों को समन्वय स्थापित करना और उनसे लड़ने के लिए क्या करना? निर्माण करना, यानी क्षमता को यानी बढ़ाना, जिससे उस पर क्या किया जा सके? तो उस पर यानी पूरी तरह से उसे यानी रोका जा सके। जैसे अभी मान लो आपकी अभी बरसात के कारण बाढ़ आ रही है। क्या आ रही है? बाढ़ आ रही है। तो आपका क्या है कि इसके लिए जो आपका ये आपका जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है, ये आपदा प्रबंधन जो आपका यानी जो आपका गृह मंत्रालय के अंडर आता है, तो ये यानी इसी पर काम करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मानववादी से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 148, ऑप्शन बी अनुच्छेद 165, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 54। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 76। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के मानववादी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 मानववादी से संबंधित है। और आपको बता दें जो भारत के मानववादी की नियुक्ति कौन करता है? तो यानी मानववादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। किसकी? तो मान्यवादी। किसकी? मान्यवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक दाढ़ रहता है। यानी वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर की यानी योग्यता रखते हो। किसके यानी बराबर की? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर की क्या रखते हो? योग्यता रखते हो। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5। भारत के मान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा यानी ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत के मान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और आपको बता दें ये किस यानी जैसे अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 76 के फर्स्ट के किसके 76 के फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति आपके किसकी नियुक्ति करेंगे? तो आपकी यानी ये करेंगे मान्यवादी की, इसकी मान्यवादी की। और उसके अलावा आपको बता दें कि इसकी जो योग्यता है, क्या योग्यता उच्चतम, क्या उच्चतम न्यायालय, क्या न्यायालय के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर? यानी उच्चतम न्यायालय के बराबर योग्यता होनी चाहिए। वही व्यक्ति क्या बन सकता है? आपके मान्यवादी बन सकता है। उसमें प्रश्न नंबर 6, भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए भारत के मान्यवादी, ऑप्शन बी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, या ऑप्शन सी भारत के यानी मान्यवरकर्ता, या ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए, कौन? मान्यवादी। कौन हो गए? यानी मान्यवादी। भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? तो मान्यवादी होते हैं। कौन होते हैं? तो भारत के मान्यवादी। भारत में मान्यवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। और ये किस यानी अनुच्छेद के तहत आता है? तो 76 के तहत आता है। उसके अलावा राष्ट्रपति जो नियुक्त करते हैं इसे यानी मान्यवादी कौन नियुक्त करते हैं? तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो मान्यवादी की नियुक्ति करते हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि जो आपका यानी अनुच्छेद 88 है, कौन सा है? अनुच्छेद 88 है। अनुच्छेद 88 के तहत भारत के मान्यवादी कौन? भारत के मान्यवादी कौन? भारत के मान्यवादी दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होंगे। किसमें? दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल। आपको बता दें दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार प्राप्त है। किसमें? जो आपके मान्यवादी वो अनुच्छेद 88 के तहत भारत के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं। ये किस में बताया गया? तो अनुच्छेद 88 में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारत सरकार व्यवसाय संवर्धन नियम और भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी मंत्रिमंडल उच्च न्यायालय। वो मंत्रिमंडल सचिवालय क्या होगा? मंत्रिमंडल सचिवालय आपका सही होगा। और भारत सरकार व्यवसाय संवर्धन नियम और भारत सरकार के व्यवसाय का आवंटन के नियम के लिए कौन जिम्मेदार है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय जिम्मेदार है। और आपको बता दें कि जो आपका भारत सरकार कार्य आवंटन नियम है, क्या है? भारत सरकार कार्य आवंटन नियम, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 कितना? 1961 में मंत्रिमंडल सचिवालय में मंत्रिमंडल सचिवालय क्या? मंत्रिमंडल सचिवालय का नियम प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। का नियम
प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। क्या है? के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद यानी आपका 79, अनुच्छेद आपका 9। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 79। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों को मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा भी होंगे? तो ये आपका सही होगा ऑप्शन सी, 79। कौन सा कहता है? 79 कहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन सी ऑप्शन डी 1947। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी, 1952। कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई? तो 1952 में हुई। और आपको बता दें कि 25 अक्टूबर कब? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1900 आपका 21 फरवरी 1900 कितना है? 52 तक पहले आम चुनावों के पश्चात, यानी 1952 तक पहले आम चुनावों के पश्चात, पहले आम चुनावों के पश्चात 17 अप्रैल कब? 17 अप्रैल 1952 को 17 अप्रैल 1952 को क्या हुआ था? सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। कब? तो 1952 में। उसके अलावा आपको बता दें कि और राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 को, कब? 3 अप्रैल 1952 को किसका हुआ था? तो राज्यसभा का। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन। किसका? तो राज्यसभा का गठन। उसके अलावा आपको बता दें आपका यानी जो ये लोकसभा है वो कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था आपका 17 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। और आपको आगे बता जब कि राज्यसभा की पहली बैठक, किसकी? राज्यसभा की पहली बैठक, राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। कब? 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई। और दोनों सदनों की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद हैं? ऑप्शन ए 545 और 545, ऑप्शन बी 541, 543 या ऑप्शन आपका सी 543, 545, ऑप्शन डी आपका 543, 543। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। कौन सा सही होगा? तो वो आपका सही होगा ऑप्शन सी 543 और 542, वो 545। भारत में संसद क्षेत्रों की कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद हैं? तो आपके यानी जो आप कितनी है तो 543 है, लोकसभा में कितने हैं तो 545 हैं। वो कैसे हैं? तो 2 जो आपके एंग्लो इंडियन है उन्हें भी यानी किया जाता है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि यानी पूरी कितनी है तो 552, कितनी? 552 यानी पूरी आपकी वो है, जिसमें आपके जैसे आपके 543 हैं वो किस तरह से हैं तो 543 हैं उसमें आपके
जो 530 हैं वो कितने 530 हैं वो आपके क्या हैं, जो 530 हैं वो आपके क्या हैं, तो 530 राज्यों से, किससे, राज्यों से और उसके अलावा 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, किससे, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, किससे, केंद्र शासित प्रदेशों से, जबकि 2 क्या होते हैं, यानी जो 2 एंग्लो इंडियन, क्या, एंग्लो इंडियन यानी 2, तो कितने हुए आपके, तो 545, कुल कितनी है, तो 552 है, कितनी है, 552 है। अभी यदि आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में यानी कितनी, यानी अभी लोकसभा की सीटें हैं, यानी किसमें, वर्तमान में, किसमें, वर्तमान में, तो वर्तमान में जो लोकसभा की सीटें हैं वो आपकी कितनी है, 543 हैं। उसके अलावा जो आपकी 543 के अलावा जो 2 सीटें, कौन सी, 2 सीटें आपकी जो एंग्लो इंडियन की थी, किसकी, एंग्लो इंडियन की जो 2 सीटें थी वो आपकी क्या हुआ है कि इसे हटा दिया गया है। कब हटाया गया है, तो 104वें संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन कब हटाया गया, तो वो आपका हटाया गया 104वें संविधान संशोधन में कब हटाया गया, तो 2020 में, कब, 2020 में। इससे अभी यदि आपको यानी अधिकतम पूछा जाए तो 550 हैं और उसमें सदस्य कितने चुने जाते हैं, तो 543, और आपके जो, और आपसे ये यदि ये पूछा जाए कि यानी पहले कितने थे, तो पहले आपके 552 थे, कितने, 552 थे, जिसे बाद में कितने कर दिए गए 2020 में, कब, 2020 में, तो 550, कितने, 550। अभी यदि आपका आंसर आता है तो आपका आंसर सही होगा 543, कितने, 543 सदस्य, और कुल अधिकतम सदस्य तो 550 होंगे, ये आपका यानी आंसर अब सही होगा। तो इतना ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न लगातार यानी आपके यूपीएसआई एग्जाम में पूछे गए, और ये जो आपका यानी ये जो आंसर अभी हमने बताया है तो ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, तो प्रीवियस ईयर में मतलब वही आंसर सही हुआ था, लेकिन अभी आपसे वर्तमान की बात की जाए तो आपका आंसर सही होगा 543 और 550। ये चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपसे ये पूछा जाए कि ये जो 2 सीटें एंग्लो इंडियन की हटाई गई तो वो कब हटाई गई, 2020 में, किस संविधान संशोधन के द्वारा, 144वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस तरह के जो भी प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। और साथ के साथ इस यानी वीडियो से संबंधित और भी आपको कोई भी जानकारी लेनी हो, जो आपके यानी कोई प्रश्न अच्छे से समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो हम आपको वहाँ भी बताएंगे। और यदि आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो लगातार मिलती रहे तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह की आपको लगातार महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थियों को इस वीडियो की यानी जो प्रश्न है उनके बारे में जानकारी हो सके, चाहे वो आपके रिलेटिव हों, चाहे आपके दोस्त हों या आपके पहचान में हों, उन सभी को आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और यदि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई हो, आप पूरे अच्छे से समझ गए हों तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद।